हेलो एवरीवन, आज करेंगे हम लोग पार्ट टेस्ट 4 का डिस्कशन। देखते हैं इसमें क्या क्या था। और जो सिलेबस है वो क्लास 11th और 12th दोनों से है। क्लास 11th में एनएलएम फ्रिक्शन डायनेमिक्स वाला पार्ट है और क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। ओके, तो देखो पहला जो प्रॉब्लम था आज का वो न्यूट्रल पॉइंट और इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम पर बेस्ड है। होता क्या है, इसमें गिवन है दो चार्जेस, एक है Q1 ओके और एक है Q2। यहाँ पर ये दो चार्जेस हैं, वो स्ट्रेट लाइन पे रखे गए हैं। हमें कोई थर्ड चार्ज रखना है इनके बीच में कहीं किसी पॉइंट पे। अब एग्जैक्ट मिड पॉइंट है कि नहीं है ये पता नहीं है। ओके, और इसका नेचर कैसा होना चाहिए और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए सो दैट कि पूरा सिस्टम ऑफ चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। केवल वो पर्टिकुलर चार्ज नहीं, पूरा सिस्टम ऑफ चार्ज क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ठीक है? तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि इस चार्ज को पहले नल पॉइंट पे रखते हैं और उसके बाद इसका नेचर, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इसे पक्की बात है कि नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी वो अट्रैक्शन करेगा और जाके पूरा सिस्टम रुकेगा। तो थर्ड चार्ज का जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है माइनस Q1 Q2 बाई रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये नेगेटिव होना चाहिए थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड, और ये किसके लिए, पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए। अब सोचो, पहली बात तो इसका मैग्नीट्यूड ये होता है और इसका नेचर नेगेटिव होता है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, आप चाहो तो पूरा सॉल्व कर सकते हो उसकी वैल्यू पुट करके, डिस्टेंस पुट करके, बट रिकमेंड करेंगे कि ये रिजल्ट आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, दो पार्टिकल्स हैं जिनके मास रेशियो है 1:2, ये दोनों के मास अलग अलग है। ओके, चार्ज इक्वल है, प्लेस्ड एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, दे आर रिलीज्ड एंड अलाउड टू मूव फॉर द सम टाइम एंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। एक बात बताओ, कोई एक चार्ज पार्टिकल है, उस पर फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई, और इस फोर्स से उसका एक्सीलेशन आएगा, वो आएगा क्यू ई बाई एम। और किसी टाइम टी में वेलोसिटी आती है एक्सीलेशन इंटू टाइम, ये होगा क्यू ई बाई एम इंटू टाइम टी। अब ये वेलोसिटी आ गया तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और जब ये वी स्क्वायर में वी की वैल्यू पुट कर दोगे ये, इसका आंसर आता है क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m। ये रिजल्ट भी क्लास में मैंने बोला था कि याद रखें। ओके, ये काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट है किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड में टी टाइम बिताया हो। ओके, अब बोला गया कि मास रेशियो 1:2 है, मासेस अलग अलग हैं, चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, टाइम सेम है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ओके, एंड रेशियो ऑफ K1 बाई K2 इज इक्वल टू क्या होगा, M2 बाई M1, यानी मास का इनवर्स रेशियो। मास रेशियो 1:2, आंसर किसके इक्वल आएगा, 2:1। आंसर क्या हो जाएगा, 2:1। क्लियर, ओके, डायरेक्ट आप इससे याद कर सकते थे। चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। थ्री चार्जेस जो कि इक्वल हैं आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो और यहाँ पे सब जगह चार्जेस रखे हुए हैं, क्यू क्यू एंड क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, आंसर कितना होगा, 0, क्योंकि यहाँ पे तीन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और तीनों इक्वल होगी और 120 डिग्री के एंगल पे होगा। नेट वैल्यू क्या होगी, 0। वैसे भी ये एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है और ये पॉइंट उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसे बोलते हैं नल पॉइंट। ओके, इसे ये याद रखा होगा आपने। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। एक पॉइंट चार्ज है 100 माइक्रोकूलम का और इस पॉइंट पे प्लेस्ड किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी और पॉइंट पे निकालनी है। तो सबसे पहले, और यहाँ पे देखो कहीं वेक्टर फॉर्म नहीं दिया गया है, तो सिंपल एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। अब आर जो है वो डिस्टेंस है उस पॉइंट का जहां से चार्ज रखा गया है। R2 माइनस R1 कर दो, R2 कितना है, 9i+12j कैप, और उसमें से माइनस करना है 3i और प्लस क्या होगा 4j कैप। तो ये बताओ 9 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6i, और 12 माइनस 4 करोगे तो ये कितना आएगा, 8i। कितना मीटर डिस्टेंस है उसकी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ये कितना आएगा r, ये आएगा अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। इसकी डिस्टेंस आ गई 10 मीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई, 10 मीटर। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, के की जगह रखोगे 9 इंटू 10⁻9। चार्ज क्यू, चार्ज क्यू इज 100 माइक्रोकूलम, 100 इंटू 10⁻6 अपॉन आर स्क्वायर, आर है 10, 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा
अब इसको सॉल्व करेंगे 9 इंटू 10⁻³ इसको तो बोलते हैं 9000 वोल्ट पर मीटर। ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड या न्यूटन पर कूलम भी बोल सकते थे। ओके, तो क्यू बाई आर स्क्वायर करना था और ये प्रॉब्लम आसान इसलिए हो गया क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछा था। शायद वेक्टर फॉर्म में पूछता तो और मुश्किल होता। क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में दिया था, हम डायरेक्ट क्यू बाई आर स्क्वायर लगा के निकाल सकते थे। ओके, चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो ये एक दो चार्जेज हैं Q1 एंड Q2, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ दे रखा है। ओके, और इस ग्राफ को देख करके हमें बताना है कि कौन चार्ज कैसा है। एक बात बताएं आपको, एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज आपको याद है कुछ ऐसा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसे बनता है, इस तरीके से डिस्टेंस के साथ ये कम होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अगर यही नेगेटिव चार्ज होता है तो ग्राफ का नेचर कुछ बदल जाता है, ऐसा और ऐसा। फर्स्ट थर्ड और सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा होता है। तो हमने याद किया था कि पॉजिटिव चार्ज में ग्राफ राइट ऊपर से स्टार्ट होता है और लेफ्ट में नीचे से, और नेगेटिव में उल्टा होता है। तो ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें लेफ्ट में ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं ये चार्ज नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। और इसके बारे में सोचा जाए तो ये एक, इसमें राइट में ऊपर से ग्राफ स्टार्ट हुआ है, देखो ये वाला नेचर है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो Q1 हो गया नेगेटिव एंड Q2 क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अब इन दोनों का कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए ऐसा ग्राफ तो नहीं बनेगा। बीच में ये जीरो हो रहा है इन्फिनिटी पे, जो कि होगा। बीच में कोई नल पॉइंट नहीं है, ये देखो जीरो वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे एक नल पॉइंट है। इसका मतलब नल पॉइंट बाहर है, तो दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज है, ये पहले से पता चल गया, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अपोजिट नेचर के चार्ज है। अब नल पॉइंट Q2 के साइड है, हमेशा नल पॉइंट छोटे वाले चार्ज के साइड होता है, ये तो छोटा होना चाहिए, Q2 का मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए, Q1 का ज्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी करेक्ट है। कॉपी में डिटेल में लिखा हुआ है, अब इसे पढ़िएगा और अब आज के बाद ये ग्राफ याद रखिएगा, ठीक है? बनेगा इन्हीं दोनों ग्राफ से, ये बेसिक कर्व्स है, इन्हीं से सारे। अगली बार नया क्वेश्चन आएगा और आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए आइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज एल इज 5, ठीक है? एंड इफ एन एज ऑफ क्यूब इज मेट, ओके, एक को मैंने 12 बना दिया एंड द चार्ज इनक्लोज इज हाफ, चार्ज को आधा कर दिया और साइज को डबल कर दिया। तो देखो बताते हैं, जो फ्लक्स होता है ना, ये चार्ज पे डिपेंड करता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप चार्ज को हाफ करते हैं 1/2 टाइम्स, ओके, 1/2 टाइम्स अगर आप करते हैं तो 5 भी क्या हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ही हो जाएगा। तो जो ओरिजिनल 5 था उसका क्या हो जाएगा, हाफ। डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है। डायमेंशन के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर या बाहर हो जाए तब। अभी तो दोनों केस में अंदर ही है, तो चार्ज उतना ही रहेगा तो फ्लक्स उतना ही रहेगा, और चार्ज अगर हाफ है तो फ्लक्स भी क्या है, हाफ है। डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो, तुमसे बात की गई है कि हमारे पास चार्ज Q को प्लेस करना है, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू इक्वल चार्जेस Q1, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है, तो Q की क्या वैल्यू होनी चाहिए? अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, माइनस Q1 Q2 बाई अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 का होल स्क्वायर। ये है इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम की कंडीशन। माइनस Q1 Q2 सेम है, Q बाई रूट Q प्लस रूट Q, और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। ये आएगा माइनस ऑफ Q स्क्वायर बाई और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4Q। आंसर इज माइनस ऑफ Q/4। इससे ज्यादा नहीं सोचना, नेगेटिव होगा, ये बात तो मुझे पता था कि इन्हीं ये दोनों तो हो ही नहीं सकते थे। ओके, तो दोनों पॉजिटिव है तो इन्हीं में से कोई आंसर था, और मैग्नीट्यूड निकालने का ये फॉर्मूला है। समझ पाए? ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट, डी। क्लियर? ओके, चलिए अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे क्या पूछा गया कि हमारे पास 3 चार्जेस हैं, एक है Q1 नेगेटिव चार्ज है, एक Q2 है और एक क्या है, Q3 है। समझ गया? अब Q1 Q2 Q3 तो दे रखे हैं, प्लेस्ड एट shown in the figure the x component of force on Q1, मुझे इस पर फोर्स निकालना है और उसका x कंपोनेंट निकालना है which is proportional to, okay, proportional to, और यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा दिया हुआ कि इस पे क्या होगा। तो देखो बताते हैं, एक तो ये Q1 इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, एक तो ये फोर्स लगेगा, इसको F1 नाम देते हैं, ओके, और एक Q2 Q1 को रिपल कर रहा है इधर की ओर, और इस फोर्स को हम लोग F2 बोलते हैं। क्या बोलेंगे, F2। और ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो इधर की ओर क्या बनेगा, एक थीटा बन जाएगा। ओके, तो मुझे अलोंग एक्स एक्सिस की बात करनी है, अलोंग एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस होगा इधर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, अलोंग एक्सिस जो फोर्स लग रहा है ऑन द Q1, Fx ऑन दी Q1, हाँ। एक तो ये F1 है और प्लस F2 का कौन सा कंपोनेंट, कॉस नीचे जाएगा और साइन ऊपर आएगा, तो इधर की ओर साइन थीटा आएगा, F2 साइन थीटा। यहाँ तक तो क्लियर है? अब सोचो F1 की वैल्यू कितनी है, F1 इनके बीच का फोर्स था, ये आएगा
Q1 Q2 बाई इनके बीच की डिस्टेंस दैट इज बी स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई बी स्क्वायर प्लस F2 कितना होगा, F2 इनके बीच की डिस्टेंस है तो ये आएगा के Q1 Q3 बाई इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी ए स्क्वायर और उसका कौन सा कॉम्पोनेंट इधर क्यों साइन थीटा। ओके, अब इसमें बहुत सारी चीजें कॉमन आ रही हैं, जो कॉमन आ रही है उसे ले लो, के Q1 कॉमन है और यहाँ पे बचेगा Q2 बाई बी स्क्वायर प्लस प्लस Q3 बाई ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ओके, तो क्या ये पूरा फैक्टर जिसके प्रोपोर्शनल है, ऐसा कोई आंसर है तो देख लो यहाँ पे Q2 बाई बी स्क्वायर प्लस Q3 बाई ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा था, प्रोपोर्शनलिटी पूछी हुई थी कि कैसा होगा, समझ पाए। ओके, चलो अब अगले पार्ट की ओर देखते हैं। देखो, गॉस लॉ का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग एन इनक्लोज सरफेस रेस्पेक्टिवली आर φ1 एंड φ2। तो φ1 एंटर कर रहा है, कोई एक सरफेस होगा और यहाँ से एंट्री किया है φ1 और जो एग्जिट किया है वो कितना है φ2, कुछ ऐसा किया हुआ है ना? तो जो नेट फ्लक्स होगा वो इन दोनों का सम होगा, नेट फ्लक्स इन दोनों का सम होगा और सम करते समय जो लीविंग है इसको पॉजिटिव बोलते हैं और जो एंटरिंग है उसको नेगेटिव बोलते हैं, तो ये φ2 माइनस φ1 होगा। आउटवर्ड फ्लक्स इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव एंड इनवर्ड फ्लक्स इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे नेट फ्लक्स इज φ2 माइनस φ1, मुझे उसके अंदर चार्ज बताना है, तो नेट फ्लक्स किसके इक्वल होता है, ये तो होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग तो चार्ज किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ φ2 माइनस φ1, बस इतना करना था, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ φ2 माइनस φ1, ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो, एक ग्राफ गिवन है पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का, पोटेंशियल वोल्ट में है ये, okay, और डिस्टेंस मीटर में है। ओके, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द फिक्स पॉइंट शोन इन फिगर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू r इक्वल टू 5, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले होता है माइनस ऑफ dv बाई डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का तो यही रिलेशन है। dv बाई डी आर का मतलब होता है नेगेटिव ऑफ स्लोप। ओके, अब ध्यान से देखिए, इस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है, ये घट रहा है, तो जब स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव और एक और नेगेटिव ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो पॉजिटिव आएगी, इतना तो हमें पता है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस स्लोप परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 4 to 6, माइनस ऑफ 5 बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.5 वोल्ट पर मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट है। प्लस माइनस में गलती हो सकती थी, जो कि आपने पहले ही देख लिया था कि क्या होना चाहिए था। चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन दिया एक्स और वाई में और पूछा गया है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द टू कूलम पॉइंट चार्ज प्लेस्ड ऑन द ओरिजिन विल बी। ओके, तो ये पहले ये बताओ, ये पोटेंशियल किसका फंक्शन है, ये तो एक्स का भी है, वाई का भी है और जेड का भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में भी होगी, वाई में भी होगी, जेड में भी होगी, तो हम पहले तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। जब तीनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे तो उसकी वैल्यू निकालने के बाद एफ इक्वल टू क्यू लगा देंगे, फोर्स आ जाएगा, चार्ज पता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन निकालेंगे, ये बताओ माइनस ऑफ डीवी बाई डी एक्स, यही तो होगा, माइनस ऑफ dv बाई डी एक्स। ओके, इसके बारे में बात करते हैं, माइनस ऑफ dv बाई डी एक्स। तो ex करने के लिए माइनस ऑफ dv बाई डी एक्स करना है, अब dv बाई डी एक्स करना है तो एक काम करो, पहले इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो ये आएगा 6 प्लस माइनस 8 वाई स्क्वायर, एक्स का 1 हो जाएगा, वाई को कांस्टेंट लेंगे, इसका 0 इसका 0 इसका 0, तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें ओरिजिन पे निकालना है, ओरिजिन मतलब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, जब तुम 0 पुट करोगे तो ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 6, y इक्वल टू 0 पुट करने पे। ऐसे ही तुम इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में बताओ कितनी होगी, माइनस ऑफ डीवी बाई डी वाई। अब देखो माइनस डीवी बाई डी वाई में ये 0 आएगा, माइनस 16 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई स्क्वायर का 2 वाई कर दिया मैंने, यहाँ पे माइनस ऑफ 8 आएगा प्लस वाई जेड का 6 जेड और जेड स्क्वायर का 0। अब इसमें तुम x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 पुट करो, आपका आंसर आएगा 8। कितना आएगा, 8। अब ऐसे ही जेड कोऑर्डिनेट की बात करो ई जेड, तो ये वाली वैल्यू तो खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई, ये बचेगा माइनस ऑफ 6y, माइनस ऑफ 6y और माइनस ऑफ 8z, और इसमें 0 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0।
इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब दो ही डायरेक्शन में है, एक्स में और वाई में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर और प्लस क्या होगा ई वाई स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर कितना है 6 स्क्वायर और प्लस क्या होगा 8 स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी 10 और इसकी वैल्यू क्या होगी न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ओके, और आपसे फोर्स पूछा था। अब बताओ F इक्वल टू क्या होता है क्यू ई। चार्ज कितना गिवन है? चार्ज है आपके पास 2 कूलम और इलेक्ट्रिक फील्ड पता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। ये बताओ ये कितना है 20 न्यूटन। ये आपका फोर्स लगेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल का वेरिएशन गिवन था एक्स वाई जेड के साथ। हमने तीनों डायरेक्शन में पोटेंशियल निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और उससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के हमने F इक्वल टू क्यू ई लगा दिया। और हमने यही क्यों किया है बताता हूँ। ऑप्शन में वैल्यू दिया था, अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा होता तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में रखता और F इक्वल टू क्यू ई वेक्टर रिलेशन में यूज करता। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, चलिए अगले पार्ट की ओर। ये 11th पोर्शन स्टार्ट हो गया आपका फ्रिक्शन। ओके, इसमें ध्यान से देखो, बोला फाइंड द मैक्सिमम फोर्स फॉर विच बोथ ब्लॉक्स विल मूव विद द सेम एक्सेलरेशन। एक बात सोचिए, ये मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम फ्रिक्शन का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे फ्रिक्शन 0.4 है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ड्यू टू फ्रिक्शन कितना होता है म्यू जी, और म्यू है 0.4 और जी है 10। इसका मतलब ये सिस्टम, ये जो ब्लॉक है अगर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा फिर फ्रिक्शन इसको चला पाएगा। इससे ज्यादा अगर होगा तो फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब ये पूरा जो सेटअप है अगर साथ चलेगा, इसका मतलब ये होगा कि उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी 14 होगी, 4 होगा, मतलब उससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो पूरे सेटअप के लिए F इक्वल टू टोटल मास 8 प्लस 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम फोर्स पूछा गया है। ओके, मास इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मास है 12, मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4, आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 48 न्यूटन। बस इससे ज्यादा हम लोग को कुछ नहीं करना। क्लियर है? ओके, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कौन डिसाइड करेगा? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की वजह से हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन होता है 4 मीटर पर, सॉरी म्यू इंटू जी। वो डी एक्सेलरेशन भी है और वही डी एक्सेलरेशन भी है। जैसे कोई गाड़ी चल रही है और मुझे ब्रेकिंग करनी है, ओके, तो मैंने ब्रेक लगाऊंगा तो मेरा मैक्सिमम पॉसिबल डी एक्सेलरेशन कितना होगा म्यू टाइम्स ऑफ जी। ओके, तो गाड़ी और रोड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वही सबसे मैक्सिमम या मिनिमम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे। उससे कम या ज्यादा भी हो सकता है, बट म्यू जी इज द लिमिटिंग वन। और ये कब लगेगा? जब सरफेस कैसा होगा हॉरिजॉन्टल। इंक्लाइन प्लेन पे वो वैल्यू अलग हो सकती है। ठीक है, चलो इसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। ये बहुत ही प्यारा सेटअप है नीट एग्जाम के लिए। एक दो बार आ भी चुका है, आगे भी कुछ वेरिएशन के साथ आ सकता है। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या होता है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। यहाँ पे कुछ मास आपने हैंग कर दिया और ये कुछ मास है, आपसे एम की वैल्यू पूछी गई है, हाँ, और इसको रेस्ट पे रखना है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी बताते हैं। हैंगिंग मास इक्वल टू ना, इक्विलिब्रियम की एक रूल याद रखो, हैंगिंग मास इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ मास ऑन टेबल। ये फॉर्मूले की तरह इसको ट्रीट करो। ओके, जो जो हैंगिंग मास है, हैंगिंग मास है 10, म्यू टाइम्स ऑफ मास ऑन टेबल 20 और प्लस क्या होगा एम। बस इतना ही करना था आपको। ओके, कैसे किया है, इसका mg और इसका फ्रिक्शन दोनों बराबर कर दिया है। ओके, तो इक्विलिब्रियम बन गया। तो अब इसको फॉर्मूले की तरह याद रखो, ये म्यू है 0.25, इसको 1/4 कर देते हैं। ओके, 20 और प्लस एम। ओके, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 40 इक्वल टू 20 प्लस एम, और एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 केजी। बस इससे ज्यादा आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं सोचना था। क्लियर है? ओके, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, हैंगिंग मास इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ मास, तो टोटल मास ऑफ सिस्टम ऑन दी टेबल, जो भी टेबल पे टेबल से हैंगिंग केस अगर आता है तो। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हिच कनेक्ट द ब्लॉक्स एसो, यहाँ पे टेंशन बताना है कितना होगा। ओके, सबसे पहले तो ये फोर्स टेढ़ा है, इसके कंपोनेंट निकालो, इधर की ओर और इधर की ओर। हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स से मतलब है, हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा 40 cos 60, cos 60 1/2 होता है, तो ये 20 न्यूटन आएगा। अब बताओ एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम किसके इक्वल होगा? एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम होगा नेट फोर्स बाई टोटल मास, 4 प्लस 6। फोर्स कितना है 20/10, आंसर किसके इक्वल होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन आ गया। एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो इस 4 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। ये 4 केजी है और इधर की ओर लगा टेंशन। टेंशन इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, तो मास कितना है 4, एक्सीलरेशन कितना है 2, टेंशन फोर्स कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। 8 न्यूटन यहाँ पे है और अप्लाई ऑप्शन क्या है आपको करेक्ट है। ओके, चलो अगले पार्ट में क्या पूछा गया है, फिर से हमें टेंशन पूछा गया है इस 4 और 8 केजी के बीच में। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, ये पहले पूरे सिस्टम को देखो। ये 4 और 8 टोटल कितना होगा 12, 12 केजी ये नीचे जाएगा और 6 केजी ऊपर आएगा।
इसका बताओ पहले एक्सीलरेशन कितना होता है। एक्सीलरेशन आपको पता है ना, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2। ये टोटल कितना है, टोटल है 12, 12 माइनस सिक्स बाई m1 प्लस m2, 12 प्लस 6 इंटू जी की जगह 10 है, ये आएगा 10/3 या g/3 बोल सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा और ये सेटअप नीचे जाएंगे। अब मैं अगर मैं 4 kg का एफबीटी बनाऊं, ये 4 kg, तो नीचे क्या लगेगा mg यानी 40 न्यूटन, और ऊपर लगेगा टेंशन, और ये ब्लॉक किधर जाएगा, नीचे, और इसका एक्सिलरेशन कितना होगा, 10/3। ओके, तो अब कैसे सॉल्व करूं इसको, इसको ऐसे सॉल्व करो, नेट फोर्स आएगा 40 माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। ये मास है 4 और ये एक्सेलरेशन है 10/3, समझे आप। ओके, अब यहाँ से हमको टेंशन निकाल लेना है, ये 40/3 होगा, तो टेंशन इक्वल टू 40 माइनस 40/3, आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 80/3। ओके, 80/3 न्यूटन कोई आंसर होगा, हाँ ये वाला है। क्लियर है। ओके, तो बेसिक फ्री बॉडी डायग्राम है और एफ इक्वल टू एम ए लगाने आना चाहिए था आपको, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ खास करना नहीं है। आइए अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, ये भी कुछ ज्यादा ही आसान हो गया। देखो, एक क्रिकेट बॉल है, उसका मास गिवन है 500 ग्राम, इसका मतलब कि मास है 0.5 केजी, कितना है, 0.5 केजी। बैट से कोलाइड होता है 15 मीटर पर सेकंड से और सेम स्पीड से वापस आ जाता है। तो जब कोई चीज एम मास का यू स्पीड से जाके किसी सरफेस से कोलाइड करता है और उतने से ही वापस आ जाता है, इस केस में आप चेंज इन मोमेंटम पढ़े होंगे। चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ एम यू। एम यू से गया और एम यू से आया, तो चेंज जीरो नहीं होगा, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, तो चेंज डबल हो जाता है। ओके, अब इतना आया चेंज इन मोमेंटम। फोर्स की वैल्यू पूछी है, फोर्स कैसे लिखोगे, चेंज इन मोमेंटम, एवरेज कितना हुआ है और टोटल टाइम उस प्रोसेस में कितना लगा है, यानी कि 2mu बाई टाइम इंटरवल टी। टू मास कितना है 0.5, यू कितना है, स्पीड कितने से जा रहा था 15, अपॉन टाइम इज 0.01, ये तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, और ये 1500 न्यूटन आ रहा है। एवरेज फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू बैट इज 1500 न्यूटन। क्या लगाया आपने, न्यूटन सेकेंड लॉ, एवरेज फोर्स की वैल्यू आ चुकी है। क्या पूछा गया, चेंज इन मोमेंटम पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, चेंज इन मोमेंटम पूछा है बिटवीन 0 to 10 सेकंड, और ये एफ टी ग्राफ दे रखा है, आपको भी पता है, ये रिलेशन पता है क्या, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ये बताओ डी किसके इक्वल होता है, एफ डी टी, और इसको आप इंटीग्रेट करते हो तो चेंज इन मोमेंटम आता है, और ये इंटीग्रेशन एफ डी टी को हम बोलते हैं एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ, यही तो होता है ना। ओके, इसका मतलब फोर्स टाइम ग्राफ आपको दिया है, और अगर चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस पूरे ग्राफ की एरिया निकालनी पड़ेगी। चलो एरिया निकाल के चेक करते हैं। पहले बताओ, ये ऊपर की एरिया प्लस और नीचे की एरिया क्या होगी, माइनस। ऊपर की एरिया कितनी होगी, हाफ, बेस 8 है और हाइट 2 है, क्या ये एरिया +8 आ रही है, और यहाँ पे क्या होगा, बेस इंटू हाइट, यहाँ पे 2 into 1 होगा, और बेसिकली ये -2 होगा। ये 6 है और ये सॉरी ये 8 है और -2 है। नेट एरिया किसके इक्वल होगा, नेट एरिया होगा A1 प्लस A2, नीचे वाली एरिया नेगेटिव है, तो ये 8 -2 हो जाएगा, और आंसर कितना आएगा, 6 kg मीटर पर सेकंड इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज 0 to 10 सेकंड। समझ पाए। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या करना है, एक ब्लॉक है और इसका मास 8 kg है और रेस्ट पे रखा गया इंक्लाइन प्लेन पे, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन द ब्लॉक विल बी। देखो बताते हैं, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, ऐसे समझिएगा, इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स जीरो है, बट हमसे पूछा नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन द ब्लॉक, केवल सरफेस का फोर्स बताना है, और सरफेस का फोर्स बताने का मतलब है कि हमें उसका कांटेक्ट फोर्स बताना है, और कांटेक्ट फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो नॉर्मल होता है और एक फ्रिक्शन होता है, उन दोनों का रिजल्टेंट बताना है। नेट फोर्स जीरो है, ओके, और वो दोनों का रिजल्टेंट mg के बराबर ही आएंगे, क्योंकि तीन फोर्स मिलके जीरो है, तो दो का सम तीसरे के बराबर होगा, तो आंसर mg होगा। मास 8 है, शायद 80 न्यूटन के आसपास आंसर आना चाहिए। ठीक है, आओ चेक करके देखते हैं। ऐसे सोचो कि इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे, आपके लैंग्वेज में बात करते हैं, तो ऊपर की ओर तो नॉर्मल होगा, और नीचे की ओर क्या होगा, mg cos थीटा, और इधर की ओर फ्रिक्शन होगा, और नीचे की ओर क्या होगा, mg sin थीटा, और ये इक्विलिब्रियम में है, तो नॉर्मल ही mg cos थीटा है और फ्रिक्शन ही क्या है, mg sin थीटा है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। बट और mg भी तो ये दोनों आपस में बराबर थे, तो इसमें तीन फोर्स लगे हैं, नॉर्मल, फ्रिक्शन और mg।
तीनों का रिजल्टेंट जीरो है क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है। हमें पूछा गया सरफेस का फोर्स ऑन द ब्लॉक। अब सरफेस का फोर्स ऑन द ब्लॉक निकालने का तरीका है, केवल एन और एफ ही तो है जो सरफेस ने लगाया, तो कॉन्टेक्ट फोर्स की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ नॉर्मल स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर। ओके, देखो mg कॉमन ले लो, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। ये तो mg ही आ जाएगा ना, इसकी वैल्यू तो 1 होगी और mg कितना है, मास है 8 और g कितना है 10, तो आंसर किसके इक्वल आएगा 50 न्यूटन आएगा। जीरो नहीं हुआ इसका आंसर। ठीक है, कुछ लोग जीरो लगाए होंगे। नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक जीरो है, बट नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यू टू सरफेस वो जीरो नहीं है। ठीक है, चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो बॉडी है, इसका मास है 1 kg, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, अच्छी बात है, बच गए आप लोग। हॉरिजेंटली फोर्स लगाया गया 10 न्यूटन का, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉडी विल बी। तो एक बात सोचो, ये जो फोर्स है वो ऐसे लगाए हो ना आप, और ये एंगल थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर भी तो जाएगा, एफ साइन 45, एफ साइन 45 बेसिकली एफ बाई अंडर रूट 2 होगा। और साथ साथ इधर की ओर एक और फोर्स लगता है, वो कौन होता है, mg cos थीटा, और इधर क्या लगता है नॉर्मल, तो यही दोनों फोर्स आपस में बैलेंस होंगे। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, mg cos थीटा जो कि आप जानते हो, प्लस एफ साइन थीटा यानी एफ बाई रूट टू। ये cos थीटा की वैल्यू भी रूट टू होगी, 1/√2, तो mg बाई रूट टू प्लस एफ बाई क्या होगा रूट टू। बस इतना ही है। mg की वैल्यू बताओ, मास 1 है तो mg 10/√2 और प्लस अगेन क्या होगा 10/√2, ये बन जाएगा 20/√2 या फिर 10√2 न्यूटन। ये बन जाएगा आपका आंसर 10√2 न्यूटन। ये कौन सा ऑप्शन है, ये तो पहला ही ऑप्शन है। क्लियर हुआ? ओके, तो ध्यान से देखिए हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम था, हो सकता है कि इधर ऊपर नीचे कहीं चले, वो अलग केस है, बट इधर की ओर जो एफ का एक कंपोनेंट आया और mg का एक कंपोनेंट आया, एक का कॉस कंपोनेंट और एक का साइन कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट मिलकर नॉर्मल से बैलेंस हो रहे हैं, इसलिए नॉर्मल फोर्स एफ और mg cos थीटा इन दोनों के सम के बराबर हो रहा है। समझ पा रहे हो आप? ओके, तो यही करना था हम लोग को। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, एक फिगर गिवन है, इसमें ब्लॉक है और एक वेज है, देखते हैं। P is the plate on which a wedge B is placed, okay, and on B a block A of mass M is placed, ठीक है। The plate is suddenly removed and system of B and A is allowed to fall under gravity, ठीक है। इसको हटाओगे तो ये पीछे जाएगा या आगे जाएगा, ऐसे कुछ होगा। ओके, हमसे बोला क्या गया है, आगे बोलते हैं। allowed to fall under gravity, neglecting any force due to air A and B, the normal force on A due to B will be, ओके। एक बात बताइए, जब आप इसको करोगे तो ये तो फ्रीली फॉलिंग की तरह बिहेव करेगा ना, ओके। और फ्री फॉल के केस में इसका एक्सेलरेशन पीछे की ओर होगा, ओके, ये नीचे, और ये नीचे फ्री फॉल करेगा। जब ये नीचे फ्री फॉल करेगा तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, हमसे क्या पूछा, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स तो जीरो ही होगा ना, नॉर्मल फोर्स तो कॉन्टेक्ट पे लगेगा ही नहीं, ओके। जो कॉन्टेक्ट ही नहीं होगा तो आपका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, और कांटेक्ट नहीं है तो कोई भी नॉर्मल फोर्स नहीं होगा, तो जीरो बोल सकते हैं आप इसको। चाहो तो एफबीडी बना के सॉल्व करो, बट जरूरत नहीं है आपको, आप इतने पे छोड़ सकते हैं, जीरो आ जाएगा उसका आंसर। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो दो मासेस हैं एम और एम, और यहाँ √2m है, और ये एंगल थीटा है। हिंट से आपको पता चल रहा है थीटा 45 डिग्री होगा क्योंकि रूट से आया है। कैसे आया ये देखो, इसमें टेंशन टी मान लो, इसमें भी टेंशन टी मान लो, ओके। अगर ये टी है तो इसमें भी टी टी होगा, टी कॉस थीटा, इस नीचे वाला मास कितना है √2mg, और ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा 2t cos थीटा, 2t cos थीटा, ये इक्विलिब्रियम में है, 2t cos थीटा इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ mg। और ये बताओ टेंशन खुद mg के इक्वल है, ये और ये तो इक्विलिब्रियम में था ना, टेंशन mg है, तो 2mg cos थीटा इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ mg। mg और mg कैंसिल होगा, और ये √2 है, इधर 2 है, ओके। तो ये बताओ cos थीटा किसके इक्वल, cos थीटा इक्वल टू √2/2, ये तो 1/√2 है। 1/√2 कब होता है, जब 45 डिग्री होता है, इसका मतलब ये एंगल किसके इक्वल है, 45 डिग्री के इक्वल है। समझ गए, वो डेटा से हिंट मिल रहा था कि √2 45 पे होगा, और इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये बस इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है कि फोर्सेस को हमें बराबर कर देना है, ये कहीं एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम है सेटअप पूरा, तो टेंशन और mg बराबर होंगे, और यहाँ टेंशन के कंपोनेंट और इसका mg क्या होगा, बराबर होगा। बस इतना सोचना था आपको। ठीक, चलिए अब अगले पार्ट की ओर देखते हैं। देखो हमारे पास चार ऐसे फोर्सेस हैं, F1 F2 और ये 1 2 न्यूटन के, ये सब लग रहे हैं, और पॉइंट P इज एट रेस्ट। मैं मान के चलो नेट फोर्स क्या है, जीरो है, यही बोलना चाहते हैं ये। तो अगर ऐसा है तो F1 F2 की
क्या वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे चार ऑप्शन है। तो एक काम करो, F1 F2 तो एक्स वाई डायरेक्शन में फोर्स है, आप इसके कंपोनेंट निकाल लो। तो 1 का कंपोनेंट आएगा इधर की ओर और एक इधर की ओर, ये आएगा 1/√2 और ये भी क्या होगा 1/√2, 1 cos 45 1 sin 45। अब 2 के दो कंपोनेंट इधर की ओर आएंगे, ये आएगा 2/√2। ओके, और इधर की ओर भी क्या आएगा, दूसरा दूसरा आएगा 2/√2, 2/√2। तो जो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इधर की ओर देखो, इधर की ओर है F1। ओके, और ये 2/√2 1/√2 में से एक 1/√2 माइनस हो गया, तो बचा क्या इधर की ओर, इधर की ओर आया 1/√2। ओके, और नीचे क्या है, नीचे है F2। ऊपर का नेट फोर्स बताओ, इसका 1/√2 इसका 2/√2, ओवरऑल आएगा 3/√2। ओके, अगर ये पूरा सेटअप इक्विलिब्रियम में है तो लेफ्ट और राइट के फोर्स इक्वल होने चाहिए, इसका मतलब F1 आएगा 1/√2 और F2 किसके इक्वल आएगा, 3/√2। ओके, F1 और F2 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 और 3/√2। क्लियर है? ओके, चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें बात करनी है कि एक बॉल है which is suspended on the thread from the ceiling of a car. The brake are applied and the speed of car changes from 5 to 5/3 meter per second in the interval of 3 seconds. Okay. The angle दैट द थ्रेड विल डेविएट फ्रॉम द वर्टिकल। आपको भी पता है, बताते हैं क्या, ये एक स्टैंडर्ड सा केस है। इसमें अगर मैं बोलूँ कि कोई मूविंग प्लेटफॉर्म कार या कुछ भी है और इसमें एक पेंडुलम रखा हुआ है ऐसे, तो पेंडुलम को होना चाहिए था सीधा, बट बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन अगर हम दे दें तो इसका एंगल वर्टिकल से कुछ थीटा हो जाता है, और इसका फॉर्मुलेशन क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू A/G। ये याद रहेगा आपको। ओके, हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना होता है, tan थीटा इक्वल टू A/G। अगर ऐसा है तो पहले तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो एक काम करो, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, मैं मैग्नीट्यूड केवल निकाल रहा हूँ, 5 माइनस 5/3 अपॉन टाइम कितना हो जाएगा, साइन 3 है, तो ये हो जाएगा 15, यानी कि माइनस ऑफ 10/9। इसे यही रहने दो। ओके, माइनस का मतलब पीछे की ओर हुआ होगा, रिटायर्ड हुआ होगा। tan थीटा इक्वल टू A/G, ए की जगह 10/9 रखोगे और जी की जगह 10 रखोगे, 10 से 10 कैंसिल होगा और आंसर किसके इक्वल होगा, 1/9। tan थीटा इक्वल टू 1/9, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। क्लियर है? ये तो पहला ही ऑप्शन बन गया आपके लिए। क्लियर? ओके, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ब्लॉक है मास कैपिटल एम का, इट इज पुल्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस विद द हेल्प ऑफ अ रोप ऑफ मास स्मॉल एम। ये है, इस रोप का भी मास क्या है, स्मॉल एम है, और एक फोर्स पी लगाया जाता है यहाँ से। यहाँ से कितना फोर्स लगाया जा रहा है, पी। और अगर ऐसा लगाया जाता है तो हमसे पूछा गया फोर्स विच द रोप एक्सर्ट ऑन द ब्लॉक, मतलब इसके और इसके बीच में कितना फोर्स होगा, यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ का टेंशन बताना है बेसिकली। ओके, तो सबसे पहले तुम एक्सीलरेशन निकालो। एक्सीलरेशन निकालोगे तो नेट फोर्स बाई टोटल मास कैपिटल एम प्लस क्या होगा, स्मॉल एम। ये निकाल लोगे, नेट फोर्स बाई टोटल मास। अब ऐसा करने के बाद हमें यहाँ का टेंशन निकालना है, तो एफबीडी बना लो ब्लॉक एम, और इधर की ओर टेंशन जो हमको फाइंड आउट करना है, टेंशन टी इक्वल टू मास एम टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन। मास एम और एक्सीलरेशन कितना है, पी बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये वाली वैल्यू लाके यहाँ पुट कर दिए। ओके, तो पी बाई एम पी बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, चलिए अब अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं। ओके, और आपसे M1 M2 और M3 की वैल्यू दे रखी है, T3 की वैल्यू दे रखी है, T2 पूछा है। ये पहले बताओ ये कितना केजी है, M1 ये 1 है, ये 1 केजी है, ये 8 केजी है, और ये कितना है, 27 है। ओके, और इस पे फोर्स कितना लगा रहे हो आप, 36 न्यूटन। तो सबसे पहला काम एक्सीलरेशन बताओ कितना होगा। एक्सीलरेशन है नेट फोर्स 36 न्यूटन बाई टोटल मास 27 प्लस 8 प्लस 1, ये भी 36 ही होगा। 36/36 कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब मुझे T2 निकालना है, तो T2 जो है वो M1 M2 दोनों को चला रहा है, तो आप ऐसे लिख दो T2 इक्वल टू M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ एक्सिलरेशन। M1 कितना है, 1 प्लस 8 इंटू एक्सिलेशन कितना है, 1। ये आंसर किसके इक्वल आएगा, 9 न्यूटन। ओके, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सेकंड बेसिक। अगर मुझसे T1 पूछा होता तो हम M1 इंटू ए कर देते, हमसे अभी T2 पूछा है तो T2 का आंसर कितना होगा, 9 न्यूटन। ओके, चलिए अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। देखो, एक ब्लॉक है, इसका मास m है, इस पे इधर से कोई फोर्स तुम लगा रहे हो जो कि mg के बराबर है, तो ये जो सरफेस है इस पे नॉर्मल लगाएगा, और ये नॉर्मल फोर्स तुम्हारे अप्लाइड फोर्स mg के क्या हो जाएगा, बराबर। अब आपसे पूछा कि मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए,
ये mg लगा रहे हो, इस ब्लॉक mg/2 तुम नीचे से ऊपर लगा रहे हो, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ऊपर से नीचे एक और फोर्स तो लग रहा होगा जो इसका अपना वेट होगा mg। ओके, नेट फोर्स तो अभी भी नीचे है, तो ये इसको नीचे गिरना चाहिए। इसको कौन रोकेगा? ऊपर की ओर फ्रिक्शन, ऊपर की ओर फ्रिक्शन। ओके, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? डाउनवर्ड फोर्स है mg, डाउनवर्ड फोर्स, और अपवर्ड फोर्स है फ्रिक्शन प्लस mg बाई टू। mg/2 ऊपर की ओर है, फ्रिक्शन भी ऊपर की ओर है, तो दोनों मिलके mg को बैलेंस करेंगे। तो यहां से अगर मैं फ्रिक्शन निकालूं तो ये आएगा mg माइनस mg/2। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? mg/2। और फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? म्यू इंटू एन। इसकी वैल्यू है mg/2, और नॉर्मल खुद किसके इक्वल है? mg के इक्वल है। म्यू mg इक्वल टू mg/2। mg mg कैंसिल होगा और म्यू की वैल्यू 1/2 आ रही है, इसको आप 0.5 भी बोल सकते हैं। 0.5 जो है वो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, सो दैट कि इक्विलिब्रियम में होगा। इससे ज्यादा होगा तो पक्का इक्विलिब्रियम में होगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम हो जाएगा तो ब्लॉक नीचे की ओर स्लाइड करने लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स सफिशिएंट नहीं होगा उसको रोकने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक बॉक्स है जिसका मास है 4 kg, प्लेस्ड ऑन द रियर साइड ऑफ अ रो ओपन ट्रक, जिसकी एक्सेलरेशन दे रखी है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द सरफेस इज 0.4। द नेट एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रक इज 0। द वैल्यू ऑफ m इज। एक बात आपको बताएं, समझिएगा। ये ट्रक है, मान के चलो ये ट्रक है जो आगे की ओर चल रहा है, ऐसा इस तरीके से एक ट्रक है जो आगे की ओर चलेगा। ठीक है, और इसके ऊपर हमने कोई ब्लॉक रख दिया। इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है, ये ट्रक आगे अगर बढ़ रहा है तो ये इसमें फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन इसको आगे लेके जाने की कोशिश करेगा, और इसके बीच में कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन क्या है, तो इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अल्टीमेटली वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, याद रखिएगा। ओके, तो मास की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, मास ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता है, ये किस पे डिपेंड करता है? म्यू पे। जैसे मैक्सिमम पॉसिबल एक्शन मैं बताता हूँ, अगर तुम फोर्स भी लिखोगे, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्स वैल्यू, तो यही तो लिखोगे ना, म्यू एम जी। तो उसके बाद एक्सीलरेशन क्या लिखोगे? फोर्स बाई मास, तो ये लिखोगे आप म्यू एम जी, और नीचे भी क्या लिखोगे? एम। तो ये कैंसिल होके आंसर क्या आएगा? म्यू जी। ये मास पे डिपेंड नहीं करता, एक्सीलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता। फ्रिक्शन फोर्स मास पे डिपेंड करेगा, और मास ज्यादा, नॉर्मल ज्यादा, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा, ये सब होगा, लेकिन आपका जो एक्सेलरेशन है वो मास पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? चलिए अब अगले केस में आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 28। देखिए, एक ब्लॉक है, इसका मास है 4 kg, वो इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज कर रहे हैं, और ऐसा पाया जाता है कि जब साइन थीटा की वैल्यू 3/5 होती है तो ब्लॉक जस्ट बिगन टू स्लाइड होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो एंगल है, थीटा इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, इसका मतलब थीटा जो है वो 37 है, और इस 37 डिग्री पर ये ब्लॉक जो इसके ऊपर रखा हुआ था ये गिरना शुरू कर देता है। और ये तभी पॉसिबल है जब ये एंगल एंगल ऑफ रिपोज है, ये एंगल एंगल ऑफ क्या है? रिपोज है। और एंगल ऑफ रिपोज का क्या फॉर्मूला होता है? टेन थीटा। ये किसके इक्वल होता है? म्यू के इक्वल होता है। यही यही फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, और सेम फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ रिपोज का। ओके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है रिजल्टेंट फोर्स का नॉर्मल से एंगल होता है, और ये होता है कि कितने एंगल पे ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। रिलेशन इज म्यू इक्वल टू tan थीटा, तो म्यू किसके इक्वल होगा? tan थीटा कितना है? 37 डिग्री, और tan 37 की वैल्यू कितनी होती है? 0.75। इतना ही। क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले पार्ट की ओर ध्यान से देखिए। एक ब्लॉक है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4, और ये जो फोर्स लगाया गया 37 डिग्री पे, ये वेरिएबल है, इट इज टाइम वेरिंग फोर्स। ओके, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये फोर्स ऊपर की ओर क्या होगा? बढ़ेगा। आपसे पूछा गया है कि टाइम बताइए जब ब्लॉक कांटेक्ट लूज कर देगा, इट लूजेस कांटेक्ट विद द सरफेस। ऐसे केस में पहले तुम ऐसा करो कि इस पे किसी भी टाइम का एफबीडी बनाओ, तो इधर की ओर cos थीटा हो जाएगा, इधर एफ साइन 37, और ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा नॉर्मल, और नीचे की ओर क्या लगेगा? mg। आगे पीछे के फोर्स की बात नहीं करते हैं, क्योंकि लीविंग द कांटेक्ट का मतलब है कि नॉर्मल जीरो हो जाएगा। ओके, वर्टिकल डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम करें तो नॉर्मल प्लस एफ साइन 37 ये किसके इक्वल होगा? mg के इक्वल हो जाएगा। ओके, और लीविंग द कांटेक्ट के लिए ये नॉर्मल जीरो हो जाएगा। ओके, प्लस एफ कितना है? 10t साइन 37 कितना होता है? 3/5 इक्वल टू mg। m है 10 और g भी कितना है? 10। यहां से 10 और 10 कैंसिल हो गया, और टाइम हो जाएगा 50/3। टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? 50/3 सेकेंड्स।
50/3 सेकेंड्स। चलेगा इतना? ओके। मतलब कांटेक्ट लीव करने का मतलब होता है नॉर्मल फोर्स का क्या होना, जीरो होना, और बाकी सारी इक्वेशन वैसे ही है। और टाइम आप निकाल लीजिए कब किस इंस्टेंट पर ये वाला काम हो रहा है, जब नॉर्मल क्या हो रहा है, जीरो जा रहा है। ओके, चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो एक ब्लॉक है जिसको ड्रैग किया जाता है इस केस में। ओके, तो देखो अगर मैं रस्सी को आगे की ओर ऐसे खींचूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ब्लॉक ऐसे आगे की ओर आएगा। समझ गए? ऐसे दूर से खींच रहे हो ऐसे आ रहा है। ओके, जब इसकी स्पीड v है तो इस ब्लॉक के आगे आने की स्पीड कितनी होगी, बस यही पूछा गया। ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन से सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। देखो अगर ये u है तो इसका एक कॉम्पोनेंट इधर जाएगा। ओके, अगर ये थीटा है तो ये 90 - थीटा होगा, तो इधर जाएगा कौन सा, साइन थीटा का कॉम्पोनेंट। ओके, तो इधर की ओर जो वेलोसिटी होगी वो होगी u साइन थीटा। ओके, और ये जो u साइन थीटा है यही इधर की ओर होगा ऐसे। ओके, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, इधर की ओर u साइन थीटा, फिर इधर की ओर u साइन थीटा। ये बताओ अलोंग द स्ट्रिंग जो पार्ट्स होते हैं उन सबकी वेलोसिटी सेम होती है, तो जो u साइन थीटा होगा यही किसके इक्वल हो जाएगा, v के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे v है और यहाँ पे u साइन थीटा, ये सब आपस में बराबर होंगे, तो ब्लॉक की हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी होगी, v डिवाइड बाई साइन थीटा। ओके, और ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड। ओके, तो कंपोनेंट हमेशा किधर लेते हैं, याद रखना कोई भी टेढ़ी वेलोसिटी हो उसका कंपोनेंट लेना है रस्सी की तरफ अलोंग द स्ट्रिंग, और दो पॉइंट्स पे अलोंग द स्ट्रिंग की वेलोसिटी क्या करनी है, बराबर। यहाँ पे v का कंपोनेंट हम इसलिए नहीं लिए कि v अलोंग द स्ट्रिंग ही चल रहा था, तो उसका कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे u आगे था, तो ये रस्सी ऐसी टेढ़ी थी, तो हम u का कंपोनेंट रस्सी की ओर लेंगे। ये गलती मत करना कि v का कंपोनेंट v cos थीटा इक्वल टू u, ये नहीं करना है। v ऑलरेडी अलोंग द स्ट्रिंग है और वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग बराबर करनी होती है आपको, इसलिए उस वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे जो स्ट्रिंग की ओर नहीं है। क्लियर है, कंस्टेंट यही होता है। ओके, आई होप आप समझे होंगे। चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो एक फिक्स्ड सरफेस है ऐसा, और इसके ऊपर ये कर्व प्रोफाइल है, और इसकी इक्वेशन दे रखी है, बेसिकली देखने पे पता चल गया पैराबोला है। ओके, अगर ये पैराबोला है और इसको यहाँ से रिलीज किया जाता है तो पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा। ये पता करो फ्रिक्शन है कि नहीं है, नहीं है, स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन नहीं है, चलो कम से कम बच तो गए। अब हमारा काम क्या है कि किसी इंक्लाइन प्लेन पे हम पढ़े हैं, जैसे मान के चलो कि ये इंक्लाइन प्लेन होता और ये एंगल थीटा होता और यहाँ पे कोई ब्लॉक जिसका मास m होता, ये नीचे गिरता, और ये नीचे गिरने का एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है g साइन थीटा। यही हमारा आंसर है। तो कुल मिला के मुझे थीटा बताना है उस पॉइंट पे जहां से इसको रिलीज किया गया है, और y कोऑर्डिनेट गिवन है, y कोऑर्डिनेट गिवन है। तो अगर तुम y कोऑर्डिनेट गिवन है तुम्हें, तो एक काम करो पहले x निकालो। y की क्या वैल्यू है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन √3, और y की जगह रखेंगे 1/4 √3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई √3। √3 कैंसिल होगा और x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो जहां पे y की वैल्यू ये है, x की वैल्यू 1/2 है। अब हमें कुछ भी करके एंगल निकालना है, तो पहले तो तुम स्लोप निकालो। स्लोप निकालने का तरीका है dy/dx करना। dy/dx में इस रिलेशन का कर रहा हूँ, ये वाला, इसको इंटीग्रेट कर डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ये y वाला, तो ये आएगा 2x/√3। ओके, और x की वैल्यू 1/2 पुट करो, तो 2/√3 इंटू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। dy/dx जिसकी वैल्यू tan थीटा होती है, अलग अलग पॉइंट पे ये अलग अलग होगा, इसकी वैल्यू है 1/√3। तो यहाँ से आपको इतना तो पता चला कि थीटा कितना है, थीटा 30 डिग्री है। अगर थीटा 30 डिग्री है तो इस पार्ट का एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा जी साइन 30, और जी की वैल्यू है 10 और साइन 30 कितना होता है 1/2। 10 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इन देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू कीप अ वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस कुछ गिवन है। ओके, और इसको हमें एयर में सस्पेंड करना है, तो और उसमें चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। देखिए बताते हैं, ये बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी बहुत सारे लोग को याद होगा, 260 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, हर जगह ये हर बुक में पड़ा हुआ है। डेटा भी हमने चेंज नहीं किया ऐसा लग रहा है। चलिए नीचे की ओर देखते हैं, इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे। नीचे mg लगेगा और ऊपर लगेगा QE। तो इक्विलिब्रियम में Q इंटू ई इक्वल टू m इंटू जी के इक्वल होगा, और m इंटू जी क्या होता है, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखो, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्या होगा जी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी है, ये बताओ 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी अपॉन क्या होगा, चार्ज क्यू। इन सबकी वैल्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेनी है। अब बताओ क्या क्या होगा, 4/3 पाई
आर क्यूब, आर कितना है रेडियस, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर है, तो अगर तुम मीटर में करोगे ये 10⁻⁻7 हो जाएगा और इसका क्या होगा होल क्यूब। ओके, डेंसिटी रो, वाटर है, वाटर है कि क्या है, वाटर है, वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, ये 1000 हो जाएगा। ठीक, और रो हो गया, जी की जगह 10 रख दो अपॉन चार्ज क्यू, चार्ज क्यू इज 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये जो यूनिट आएगी वो एसआई यूनिट में आएगी, किसमें, न्यूटन पर कूलम में। Okay, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसकी कैलकुलेशन करके और इन ऑप्शन में से कुछ भी मैच कर लेंगे। ओके, चलिए अगले पार्ट की ओर देखते हैं। देखो, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो डिक्रीज कर रही है फ्रॉम 120 वोल्ट टू 80 वोल्ट एज वन मूव फ्रॉम x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू +1, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है। एक बात आपको बताऊं, आप दो पॉइंट्स पे हैं, ऐसे समझिए, ये एक पॉइंट है x इक्वल टू -1 और ये है x इक्वल टू +1। ओके, तुम चले कितना हो, तुम चले हो 2 सेंटीमीटर। ओके, और पोटेंशियल का चेंज कितना हुआ है, 80 वोल्ट से या 120 वोल्ट से 80 वोल्ट के बीच में हुआ है। ओके, तो कुल मिला के ये 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर तुम 40 वोल्ट 20 सेंटीमीटर में चले हो, तो अगर तुम परपेंडिकुलर ही चले होगे, मान लो कि इक्वी पोटेंशियल लाइन ऐसे रही होगी और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस समय कितना रहा होगा, डेल्टा वी बाई डी, डेल्टा वी इज 40/2, आंसर आएगा 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे बोला है मस्ट बी इक्वल टू 20, मे बी इक्वल टू 20, मे बी ग्रेटर देन 20 और मे बी लेस देन 20। ओके, तो 20 तो सब में है। तो सुनो, मस्ट बी इक्वल टू गलत है, मस्ट बी क्यों गलत है पहले इसको समझते हैं। ठीक, ये तभी होगा जब मान के चलो ये इक्विपोटेंशियल लाइन है ऐसे, और इक्विपोटेंशियल लाइन और तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपस में परपेंडिकुलर है, तभी होगा। अगर मान के चलो कि इक्विपोटेंशियल लाइन हमारी ऐसी है, ओके, और हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस मिनिमम नहीं है, तो हमें ये डिस्टेंस रखना पड़ेगा। ओके, और ये वैल्यू इससे तो कम ही होगी, और इससे कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन 20 भी तो आ सकती है, तो यहाँ पे मे बी इक्वल टू 20 है एंड ग्रेटर देन मे बी ग्रेटर देन 20 है, कुछ भी हो सकता है, लेस देन कभी नहीं होगा, 20 या उससे ज्यादा आंसर आएगा। डिपेंड करेगा कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैसे हैं, ये दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है कि नहीं है, इस पर भी डिपेंड करेगा। क्लियर है, ओके, तो यही आपके दोनों पॉसिबल आंसर है, सेकंड या थर्ड, तो सेकंड या थर्ड के कोरेस्पॉन्डिंग तो सेकंड ऑप्शन है, यही लगा सकते हैं आप। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो, कुछ गॉसियन सरफेस आपको बना के दे रखा है और यहाँ पे देखो फ्लक्स है अलग अलग सरफेस से, और यहाँ पे सेकंड कॉलम में उसकी वैल्यू है, मैच करना है। आइए, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में S1 का फ्लक्स निकालना है, S1 का, S1 का फ्लक्स है, तो देखो S1 तो यही है ना, इसमें चार्ज बताओ कितना है, Q-3Q, इसकी वैल्यू होगी -2Q। ओके, और फ्लक्स किसके इक्वल होता है, नेट चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होगी -2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये पहले वैल्यू आ गई। ओके, -2Q बाई एप्सिलॉन नॉट तो एक ही जगह दिख रहा है, इसका मतलब पहले पार्ट का जो मैच है वो S है, फर्स्ट पार्ट का मैच क्या है, S है। अगर फर्स्ट पार्ट का मैच S है, आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसे लेंदी क्वेश्चंस में पहले एलिमिनेट जरूर करते हैं। फर्स्ट का Q है, फर्स्ट का R है, ये गलत हो गया, फर्स्ट का Q है, ये भी गलत है, फर्स्ट का S, केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी एक ही कोड से हमारा काम हो गया, ठीक है, एक ही कर दिया, बाकी की जरूरत होती है हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, अभी के लिए तो ऐसा कोई मैच नहीं हुआ तो वहीं से काम हो गया, छोड़ देंगे इतने पे। ठीक है, चलो आओ अगले पार्ट में। 1 kg of cork with charge 1 microcoulomb floats motionless 1 centimeter above the large uniformly charged plane near the surface of earth. The surface charge density of plane है कितना होगा, इन्फिनिट सीट है, उसको एज्यूम करना है। तो ऐसा समझिए कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है, नीचे तो mg लगेगा और ऊपर qe लगेगा, बस इतना ही होगा, तभी ये रुकेगा, और यहाँ पे एक सीट है और ये सीट चार्ज है। अब इसकी चार्ज डेंसिटी पता करनी है, क्योंकि सिग्मा कितना होगा, तो सिग्मा कितना होते समय देखो बताते हैं, ऐसे लिख दो, क्यू ई इक्वल टू क्या होगा, एम जी। ओके, क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एम जी, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी बाई क्यू। ओके, इसकी पूरी वैल्यू पुट कर दो, 2 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू mg, मास कितना है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम को 1 इंटू 10⁻³ ये केजी में आएगा, इंटू 10 कर दो, और नीचे क्या लिखोगे, चार्ज क्यू, चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, 1 इंटू 10⁻⁻6। तुम सॉल्व करोगे
तो ये 0 तो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ये सारे पावर्स हैं, 8 इंटू टू 16 के आसपास आएगा, मतलब 17.3 इंटू 10 की पावर -8। ये 8 तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड। ओके, बेसिक बात समझिएगा, इस चार्ज सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए इस डिस्टेंस का कोई यूज नहीं हुआ है जो 1 सेंटीमीटर अबव है, उसकी जरूरत ही नहीं है। ओके, तो नीचे mg ऊपर qv, इन दोनों को बराबर कर दो, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात, प्रोजेक्टाइल है और साथ साथ उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ओके, तो हमसे क्या पूछा गया? रेंज पूछा गया है। तो जो आप फॉर्मूला जानते हो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, वो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? वो तभी लगता है जब उस चार्ज पार्टिकल पे या कोई भी जो प्रोजेक्टेड पार्टिकल होता है उसमें केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल के अलावा एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और ये चार्ज पार्टिकल है 1 माइक्रोकूलम का। इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन भी आएगा, तो उससे हमारा काम मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सीलरेटेड, ये पैराबोलिक पाथ में ऐसे जाके गिरेगा ये। समझे, समझ गए आप? ओके, तो सबसे पहले एक काम करो, एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन बताओ कितना होगा? तो सर ये होगा क्यू ई बाई मास एम। बताओ चार्ज कितना है? चार्ज इज 1 माइक्रोकूलम, 1 इंटू 10 टू द पावर -6। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू यू 2 इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन मास एम 2 kg। देखना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन है और वाई डायरेक्शन का एक्सीलरेशन भी तो जी है ना, और इसकी भी वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस u के दो कंपोनेंट तोड़ो, इधर की ओर ux बोलो और इधर की तरफ uy बोलो। x कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी होगी? ये आएगी 10 cos 45 डिग्री, इसका आंसर आएगा 5√2 मीटर पर सेकंड। और ऐसे ही सिमिलरली uy निकालोगे तो ये भी आएगा 5√2 मीटर पर सेकंड। ओके, अब चलिए आइए, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ कितनी होगी? टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट लगा सकते हैं क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2u साइन थीटा बाई जी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, u साइन थीटा इज y कंपोनेंट की वेलोसिटी बाई जी। ओके, तो u साइन थीटा की वैल्यू बताओ कितनी है? u साइन थीटा ये है 5√2 अपॉन जी की जगह क्या है 10, आंसर आएगा √2 सेकेंड। अब मुझे इतने टाइम में ये कितना दूर गया है यही निकालना है, मतलब एक्स डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो एक्स में एक्सीलरेशन है इस बार, तो हम ऐसे लिख दें क्या? ux इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन एक्स डायरेक्शन। ux कितना है? ux इज 5√2, टाइम ऑफ फ्लाइट √2 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन ये तो 10 आएगा इंटू टाइम √2 का स्क्वायर, ये 2 बन जाएगा। ये और ये कैंसिल होगा और ये 5 इंटू रूट 10 होगा। 10 प्लस 10 आंसर किसके इक्वल आएगा? ये आ जाएगा 20 मीटर। कितना आएगा ये? 20 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो आप प्रोजेक्टाइल का जानते हैं वो यहाँ पे वैलिड नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी है। ठीक है, ऐसे ही अगर कभी केस ऐसा आ जाए जिसमें एयर फ्लो हो रहा हो और एयर की वजह से प्रोजेक्टाइल में एक रेजिस्टेंस लग रहा है पीछे की ओर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वहां पे एक्सीलरेशन की जगह रिटार्डेशन हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? ओके, और जो नॉर्मल रेंज होता है ना, उससे ये थोड़ा ज्यादा रेंज आएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, उधर की ओर स्पीड बढ़ेगी तो सेम टाइम में वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करेगा, और अगर उधर से उल्टा होता तो ये पहले गिर जाता है एक्सपेक्टेड से। क्लियर? तो इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के तो आपके जो मेथड है वो नहीं लगेंगे। ठीक है, चलिए आइए, दो सिमिलर स्फीयर्स हैं जिनपे एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, एक क्यू है और एक माइनस क्यू है, ऐसा मान के चलता हूँ हम लोग। ओके, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है और उनके बीच का फोर्स लग रहा है एफ। तो एफ की जगह क्या होगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन बीच के डिस्टेंस का होल स्क्वायर आर स्क्वायर। तब क्या हुआ? एक और सिमिलर स्फीयर जिसका चार्ज क्यू है, इसको हम लोगों ने इफ इन द मिडल ऑफ टू स्फीयर्स। ओके, अगर हम मिडल में रखते हैं, ऐसे समझिए यहाँ पे इसने इस पे फोर्स लगाया। अब बताओ इसके कंपेरिजन में अगर ये r है तो ये डिस्टेंस तो r/2 है ना, तो फोर्स 1/2 होने, डिस्टेंस 1/2 होने से फोर्स 4 गुना होगा, तो इधर की ओर 4f लगेगा और ये उसको खींचेगा भी 4f से, तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा? 4f प्लस 4f, ओवरऑल आएगा 8f। ओके, और किधर की ओर आएगा? नेगेटिव चार्ज की ओर, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ओके, 8f कैसे आया बताते हैं। r को आधा किया तो फोर्स 4 गुना हो गया, और ऐसे दो चार्जेज हैं, दोनों 4 गुना हो गए ना, ओवरऑल फोर्स कितना आएगा? 4f टोटल 8f आएगा, और किधर की ओर आएगा? नेगेटिव की तरफ आएगा। अगर तुम नेगेटिव चार्ज वहां रखते
पॉजिटिव की तरफ आता तो वैल्यू सेम होती 8F। ओके, चलिए अगले केस में ये खतरनाक सा अरेंजमेंट दिख रहा है, आइए देखते हैं। थ्री आइडेंटिकल डाइपोल्स आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर, व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। यहाँ पे है, देखो ध्यान से, यहाँ पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अब कुछ गिवन नहीं है तो हम डाइपोल को डाइपोल मान के चलेंगे। मतलब क्या है, ये बहुत छोटा है और जो डिस्टेंसेस है एक्स वो बहुत बड़ा है, ताकि हम डाइपोल का फॉर्मूला अप्लाई कर पाए। ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है कि एक्स और ये कंपेरेबल नहीं है, तो जो स्टैंडर्ड केस है आपका वही सॉल्व करेंगे। तो पहले ये देखो, ये माइनस क्यू या प्लस क्यू इस डाइपोल के लिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। सिमिलरली इस डाइपोल के लिए भी ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो ये दोनों के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और इसके लिए है एक्सियल पॉइंट, तो इसके लिए वो पॉइंट पे एक्सियल है तो टू के पी बाई आर स्क्वायर, के पी बाई आर स्क्वायर और टू के पी बाई, सॉरी गलती किया मैंने, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन होता है टू के पी बाई आर क्यूब, और एट इक्वेटोरियल पॉइंट होता है के पी बाई आर क्यूब। के क्यू बाई आर स्क्वायर जो होता है वो तो पॉइंट चार्ज का होता है, ये डाइपोल है, तो यहाँ पे आर क्यूब होता है, ये एक्सिस पे होता है, ये इक्वेटोरियल लाइन पे होता है। लेकिन एक समस्या और भी है, जानते हैं क्या, जब हम एक्सियल पॉइंट पे बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पी की डायरेक्शन की तरफ ही होती है। जैसे मैं बोलूं ये माइनस क्यू से प्लस क्यू में पी इधर है, तो इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगी और इसकी वैल्यू होगी टू के पी बाई आर क्यूब, ये लेफ्ट से राइट होगी। अब इसकी वजह से एक इक्वेटोरियल पे जो ई की डायरेक्शन है और ई की डायरेक्शन उल्टी होती है, तो इसका ई पीछे की ओर होगा, इसका ई पीछे की ओर होगा, और ये कितना कितना होगा, ये होगा के पी बाई आर क्यूब, और एक और होगा के पी बाई आर क्यूब, क्योंकि दोनों का पी सेम है। तो केपी बाई आर क्यूब, केपी बाई आर क्यूब पीछे होगा, तो नेट पीछे की ओर कितना हो जाएगा, टू के पी बाई आर क्यूब। टू के पी बाई आर क्यूब पीछे, टू के पी बाई आर क्यूब आगे है, तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगा, वो तो जीरो होगा ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। ओके, तो यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस वेक्टर फॉर्म में चीजों को इमेजिन करना था। चलिए अगले पार्ट की ओर देखो, एक चार्ज रॉड है लैम्डा का, उसके चारों ओर एक नेगेटिव चार्ज है, इसको गोल गोल घुमा दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ये सर्कुलर मोशन करेगा। ओके, तो अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड निकालने का हमको सीधा सीधा तरीका दिख रहा है कि टाइम पीरियड ऐसे करेंगे, टाइम पीरियड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस होगा टू पाई आर, और नीचे इसको स्पीड से डिवाइड कर देंगे वी से। तो टू पाई आर तो दिख रहा है हर जगह, बस वी नहीं दिख रहा है। ओके, वी निकाल लेते हैं। अब वी कैसे निकालेंगे, इसके फोर्स से। देखो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ई के बराबर होगा, क्यू। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टू के लैम्डा बाई आर, या लैम्डा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसा पढ़े होंगे आप। तो यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा और v इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ क्यू लैम्डा बाई टू पाई एम एप्सिलॉन नॉट, आर तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ओके, क्यू लैम्डा बाई, हाँ तो अगर हम के, यहाँ पे तो सारा ऑप्शन के टर्म में है, तो एक काम करो तुम के टर्म में करो ही कर लो, तो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिखते हैं, ऊपर नीचे दो से गुना कर दो, ये आ जाएगा अंडर रूट टू क्यू लैम्डा बाई एम इंटू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा अंडर टू के क्यू लैम्डा बाई एम, ऐसा कर सकते थे आप। अगर आपने ऐसा कर दिया तो अब हमें टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड टू पाई आर बाई वी, वी को उल्टा करके टी से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम पीरियड होगा टू पाई आर ऑन वी को अंडर रूट क्या लिख सकते हैं, एम बाई टू के क्यू लैम्डा, एम बाई टू के क्यू लैम्डा, ये आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे अगर मुझे मैंने सोचा नहीं, अगर आप चाहो तो और जल्दी कर सकते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला टू के लैम्डा बाई आर लगा देते, है ना, लैम्डा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर लगाने की जगह टू के लैम्डा बाई आर लगा देते तो और जल्दी आ जाता। क्लियर है, ओके। चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, P is a point on equatorial surface S. The field at point P is must be perpendicular to S in the all cases. E will remain perpendicular to S only if S is a plane surface. Okay. E cannot have a component tangential toward the, हाँ ये सही है। देखो ध्यान से क्या होगा, दो स्टेटमेंट सही है, पहला भी सही है तीसरा भी सही है, तो आप लगाएंगे बोथ वन एंड थ्री। सबसे पहली बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो अगर वो परपेंडिकुलर होगा तो उसका कोई भी कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं होगा, तो कंपोनेंट जीरो आ जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो यही बोला है, ई मस्ट बी परपेंडिकुलर टू एस इन दी ऑल केसेस, और जो कंपोनेंट आता है अलोंग दी सरफेस ये होगा ही नहीं, कैन नॉट हैव अ कंपोनेंट, क्योंकि अगर कंपोनेंट होगा तो तभी पॉसिबल है जब वो परपेंडिकुलर नहीं होगा।
समझ गए? तो यहाँ पे दोनों ही सही है, 1 एंड 3। क्लियर? चलो अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इट्स वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस डायरेक्शन में, okay, और हमने इसमें इलेक्ट्रॉन को एंटर कराया किसी वेलोसिटी v से। अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इस पे एक फोर्स लगेगा पीछे की ओर, और ये फोर्स इसको धीरे धीरे रिटार्ड करेगा, मतलब उसको एक्सेलरेट नहीं करेगा, क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। और जब ये रिटार्ड करेगा, ठीक है, जब ये रिटार्ड करेगा तो इसका मतलब है कि इसकी स्पीड कम होगी बाय द टाइम। तो उसमें पूछा गया पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सर्कल, नहीं। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी पैराबोला, नहीं, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा ना। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, हाँ ये बात सही है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, नहीं। ओके, तो अभी के लिए पाथ स्ट्रेट लाइन होगा और स्पीड धीरे धीरे कम होगी। स्पीड धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। तो आपके लिए जो बेस्ट आंसर है वो केवल कौन सा है, जो भी ऑप्शन था कोरिस्पॉन्डिंग चेक कर लेना, शायद थर्ड था, हाँ। अब इसके बारे में आते हैं 42। 42 में एक सिलेंडर बनाया गया और इसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, इसकी रेडियस दे रखी है, इसकी लेंथ है 1 मीटर, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। ओके, इसकी क्यों जरूरत पड़ेगी बताते हैं आपको। यहाँ ध्यान से देखो, चार्ज वायर पे है क्यू कूलम, ओके, पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर, ध्यान से पढ़ना। 1 सेंटीमीटर पे क्यू कूलम है, तो 100 सेंटीमीटर पे टोटल चार्ज कितना होगा, 100 टाइम्स ऑफ क्यू होगा ना। ओके, 1 मीटर में कितना चार्ज, 100 क्यू, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में क्यू है तो 1 मीटर में इतना चार्ज होगा। अब मुझे फ्लक्स बताना है, तो चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और चार्ज होगा 100 क्यू अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। कोरिस्पॉन्डिंग आंसर कौन सा होगा, 100 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बस फ्लक्स निकालना था। फ्लक्स को हम क्यू डिवाइड बाई क्या कर सकते थे, एप्सिलॉन नॉट कर सकते थे। ओके, चलिए आइए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो पोटेंशियल एक्स का फंक्शन दे रखा है और कोई चार्ज है, अब पता नहीं कितना चार्ज है। सबसे पहले तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस ऑफ डीवी बाई डी एक्स। अगर ऐसा है तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 4 तो खत्म हो जाएगा, माइनस ऑफ 8x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू 4 माइनस ऑफ 8x हो जाएगा। अगर ऐसा है तो अब यहाँ की तरफ बात करते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस बाई 1 कूलम चार्ज एट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 रखोगे तो ये -8 आएगा, सॉरी +8 आ गया, तो F इक्वल टू क्यू लगाओगे तो यहाँ 8 न्यूटन आएगा ना, ये तो 10 न्यूटन है, इस वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, अब दूसरी बात, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन दिस रीजन अलोंग एक्स एक्सिस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डिपेंडेंट है, तो यूनिफॉर्म तो नहीं है। ओके, इन्होंने बोला यूनिफॉर्म है। अगला, फोर्स एक्सपीरियंस बाई अ पॉजिटिव चार्ज एट एक्स इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओके, एंड फोर्स एक्सपीरियंस बाई अ नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। देखो अगर तुम नेगेटिव चार्ज रखोगे तो नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ होगा, तो ये तो गलत होगा। यही आपका आंसर क्या हो सकता है, हो सकता है। क्लियर है? ओके, इनमें से जो बेस्ट पॉसिबल आंसर था वो यही था। ओके, अब आइए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे एक प्रॉब्लम है कि कोई कंडक्टिंग सरफेस से पॉजिटिव चार्ज है। ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव चार्ज से हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, बाहर की ओर निकलेंगी। और अगर ऐसा हो रहा है तो और क्या हो सकता है सर, ओके, और ये चीज ये हो सकता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस के हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ओके, हमेशा परपेंडिकुलर जाएगी, क्योंकि कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम होता है, तो उस सरफेस पे हमेशा फील्ड लाइंस कैसी आती है, परपेंडिकुलर। तो देखो यहाँ परपेंडिकुलर आया तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, कुछ जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा निकलनी चाहिए। यहाँ पे भी सही है, बट यहाँ पे कॉर्नर्स आ गए हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी कॉर्नर नहीं आएगा, स्मूथ कर्व बनता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, यहाँ पे क्या है देखिए, ये एंगल 90 डिग्री तो नहीं है, अलग अलग एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, इसलिए गलत है। केवल बेस्ट पॉसिबल आंसर कौन सा है, फर्स्ट। क्लियर? ठीक, चलिए अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया, अगेन वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस गिवन है। Okay, तो हमें कुछ बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 टू एक्स इक्वल टू -2 इज कितना होगा। एक काम करो, जो पोटेंशियल एक्स का है तो पोटेंशियल की वैल्यू है 4 प्लस 5x²। ओके, पोटेंशियल एट एक्स इक्वल टू 1 बताओ कितना होगा, 4 प्लस 5, ये तो 9 वोल्ट होगा। ऐसे ही पोटेंशियल एट एक्स इक्वल टू -2 बताओगे तो 4 प्लस 5 इंटू -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और ये 24 आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आएगा, V2 माइनस V1, क्या 15 वोल्ट का है, जी हाँ, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे ना ऐसे देखो बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो और भी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। फोर्स एक्सपीरियंस बाई 1 कूलम चार्ज एट एक्स इक्वल टू -1 क्या आएगा, पहले इसको डिफरेंशिएट करो। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस dV बाई dx, जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट टर्म तो जीरो होगा,
5x² का होता है 10x और माइनस साइन है, तो ये माइनस ऑफ 10x हो जाएगा। अब x इक्वल टू अगर -1 रखते हो तो ये +10 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और +10 इंटू क्यू, क्या ये भी सही है? F इक्वल टू क्यू 10 न्यूटन। ओके, अगला, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द अबव चार्ज विल बी टुवर्ड एक्स एक्सिस। हाँ, ये भी बात सही है। ओके, बाय द अबव चार्ज का मतलब मैं पॉजिटिव चार्ज ही मान के चल रहा हूँ। तो देखो, पॉजिटिव चार्ज में ये नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका सिंपल मतलब है कि एक्स फोर्स जो है वो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ नहीं होगा। एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द नेचर, ये भी गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए एक्स का फंक्शन है, तो ये यूनिफॉर्म तो नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि तीसरा भी करेक्ट हो, क्योंकि दो का तो पेयर ही नहीं है। तीसरे को फिर से पढ़ते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस बाय द अबव चार्ज विल बी टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चेक करो भाई कैसा आ रहा है ये। अच्छा हाँ, x इक्वल टू -1 है ना, तो जब x इक्वल टू -1 रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब प्लस डायरेक्शन में होगी, तो इसका मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन में भी लगेगा। हाँ, तो ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो ऊपर के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है और लास्ट वाला क्या है? इनकरेक्ट है। क्लियर हुआ? तो ये पूरा एनालिसिस था। आई होप आपने पेपर सही किया होगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगली बार, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।